नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं पत्रकार अमरीश कुमार सिंह। इस समय हमारे बीच मौजूदगी है केवल सच पत्रिका के मुख्य संपादक ब्रजेश कुमार मिश्र, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। और जैसा कि मैं बता दूं कि बीते दिनों केंद्र सरकार यानी कहिए कि नरेंद्र मोदी जी सरकार के माध्यम से यूजीसी एक्ट 2026 जो एक बैक बिना बुलाए हुए मेहमान की तरह हम लोगों के जीवन में आया, इस चीज को लेकर के एक खास वर्ग के लोग जिसे सवर्ण समाज के रूप में जानते हैं, जो इसमें 4-5 जाति आते हैं, उन लोगों के भी को लेकर के इस यूजीसी एक्ट को लेकर के काफी रोष और आपत्ति देखी गई और पूरे देश में एक आंदोलन सा चलाया गया बीजेपी सरकार के खिलाफ में। तो हम सर्वप्रथम सर का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपके चूंकि आप विद्वत रूप में आते हैं और आप जात से भी ब्राह्मण हैं, आप क्या कहना चाहेंगे यूजीसी जो 2026 जो आया है इस तरह से? देखिए, जैसा कि आपने अभी कहा कि यूजीसी कानून 2026 जो आया है, तो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि मोदी जी जैसे सबका साथ सबका विकास कहते कहते सबका साथ और कुछ खास का विनाश की पटकथा लिख चुके हैं और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब पद ग्रहण किए थे, तब से लेकर यूजीसी 2026 कानून बनने के पहले तक जो उनकी लोकप्रियता थी, जो उनका एक विश्वास का एक पैमाना था आम लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं कमी हुआ है। ये हम नहीं बल्कि खुद संघ भी महसूस कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी महसूस कर रहे हैं। यूजीसी कानून, कोई भी कानून लाया जाता है किसी के हिफाजत करने के लिए। कानून इसलिए नहीं लाया जाता है कि हम किसी को मदद करें बस इस बुनियाद पे कि अगला आदमी को हम परेशान कर दें। अगर हम एक ही स्कूल में, हमने एक पहले भी जब यूजीसी कानून आया था तो हम लोग एक कार्यक्रम था धरना पर गर्दनी बाग में, हम लोग बैठे थे, उस समय भी हमने यही कहानी कहे थे। आज भी एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि यूजीसी कानून है क्या। पहले ये आप समझे कि यूजीसी कानून जैसे तो यूनिवर्सिटी का चीज में है कि भाई यूजीसी लाया है जो कानून, उसमें क्या कमी है और कैसे इसको देखा जा सकता है। हम छोटा उदाहरण देना चाहते हैं। मान के चलिए कि हम एक विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, हम उस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। कोई लेक्चरर होगा, कोई क्लर्क होगा, कोई चपरासी होगा, कोई विभिन्न पद पर होगा। और जो विभिन्न पदों पर बैठे हुए लोग हैं, हो सकता है कोई ब्राह्मण होगा, हो सकता है कोई ओबीसी होगा, हो सकता है कोई एससी होगा, हो सकता है कोई एसटी होगा, हो सकता है कोई अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम होगा। इन 5 लोग, मतलब ये जो पद है, पद पर बैठे हुए जो 5 लोग हैं, अगर मान लिए इन 5 लोगों में से किसी का भी एक का मन अगर डोला कि हमको इनको तंग करना है, तो बिना कुछ किए हुए ही वो परेशान हो सकता है। मान लीजिए हम छात्र हैं, वहां ब्राह्मण हैं, क्लर्क साहब हमसे 10,000 रुपये की जगह पे 12,000 रुपये मांग रहे हैं, और अगर वो एससी हैं, हमने उनको अगर कहा कि सर आप हमसे ज़्यादा जाति कर रहे हैं, हमसे 2,000 ज़्यादा मांग रहे हैं, तो वो बस यूजीसी कानून 2026 लागू कर देंगे और हम 2,000 रुपये बचाने के चक्कर में हम जेल चले जाएंगे। क्या ये गुनाह है? क्या ऐसा कानून बनना चाहिए? कानून वैसा बनना चाहिए जिससे कोई भी शोषित, वंचित या वो वर्ग जो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, उसको सपोर्ट मिले। अगर किसी व्यक्ति को, अगर मान लीजिए कि हम गधा हैं, हम ही मान लेते हैं कि हम गधा हैं, तो अगर हमारे सामने अगर कोई घोड़ा आ जाए, घोड़ा को हमारे साथ जंजीर में बांध दिया जाए और ये कहा जाए कि नहीं, ये आरक्षण इनको हम लाभ देते हैं, और इधर पैर में बांध भी दे, तो वो तो जंजीर में बंध गया, तो मेरे साथ गधा की तरह वो भी गधा हो गया। तो आप कहना क्या चाहते, इस कानून के माध्यम से आप बताना क्या चाहते थे? ये खुद ही यूजीसी 2026 कानून कंफ्यूज्ड है, और यही कारण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली ने इस पे अभी रोक लगाया है कि इस पे गहन जांच की जरूरत है। अरे आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं, आप किसी को कुछ मदद करना चाहते हैं, तो आप करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? आप गौर से देखिएगा, आरक्षण लागू किस सवर्ण ने विरोध किया है। और सवर्ण का मतलब देखिए, जैसे आपने कहा कि सवर्ण का मतलब सिर्फ ब्राह्मण, राजपूत, लाला और भूमिहार और वैश्य वर्ग, जैसे हर जगहों पे हमारे इस देश में
एक ऐसा संविधान है, हम ज्यादा संविधान पर नहीं फोकस करेंगे क्योंकि आपने मामला यूजीसी पे बोला है। आप चले जाइए पंजाब में, हरियाणा में, वहां पे जाट जो होते हैं, जो यादव है, वहां पे वो सवर्ण समाज के रूप में आते हैं। आप चले जाइए महाराष्ट्र में, वहां पे कास्ट एससी में आते हैं। इसी तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में, अपने ही देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग जातीय संरचना है, जिसके वजह से उनको कहीं आरक्षण का लाभ दिया जाता है और कहीं नहीं दिया जाता है। तो आप ये बताइए कि आप ये लिखते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो जी, तो भैया क्यों छोड़ो? हमने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जिसलिए आप यूनिवर्सिटी में लिखते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो? जी, कौन सा काम किया? एक तरफ समानता की बात करते हैं। ये संविधान में अनुच्छेद 19 का जो हवाला दिया जाता है कि बोलने की आजादी, तो क्या बोलने की आजादी सिर्फ एससी और एसटी को मिला है या फिर सवर्णों को भी मिला है? क्या इस देश को आजादी दिलाने में आप गौर से करके देखिए, ये ब्राह्मणों के लिए या हम विशेष रूप से, चूंकि आपने मुझे ब्राह्मण संपादक के साथ साथ ब्राह्मण ही संबोधित किया है, इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, ब्राह्मण तो अनादि काल से, त्रेता युग की बात करें, द्वापर की बात करें, वर्तमान में पूर्व में सतयुग की बात करें या कलयुग में बात करें, वो हमेशा किसी न किसी असुरी शक्ति से लड़ता रहा है। आज आप गौर करके देख लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लोग ब्राह्मण का विरोध करते हैं। क्या अपने घर में पूजा पाठ करते हो, ब्राह्मण को बुलाते हैं या नहीं बुलाते? क्या ब्राह्मण को आप सिर्फ इस दृष्टिकोण से कि वो अगड़ा है, अगड़ा किसने बनाया? हमने कब कहा कि हम अगड़ा हैं? आप गौर करके देखिए कि यूजीसी कानून बनाने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि हमारे यहाँ एक वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका मतलब ये नहीं था कि ब्राह्मण कहने का मतलब खाली जाति के ब्राह्मण हो गया, वैश्य क्षत्रिय कहने का मतलब राजपूत हो गया, भूमिहार हो गया, वैश्य कहने का मतलब ये नहीं हो कि सिर्फ व्यापारी वर्ग मरवाड़ी हो गया, वैश्य कहने का मतलब, शूद्र कहने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो एससी और एसटी हो गया। हमारे यहाँ जब गुरुकुल की व्यवस्था थी, जब हम आज़ाद नहीं थे, जब हम पर पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, मुगल सबने शासन किया, उस समय की दौर की बात करें, हम अपने स्वेच्छा से, अगर कोई पढ़ने लिखने, गुरुकुल में जो बैठते थे, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति जो शिक्षा देने की बात करता था, वो ब्राह्मण कहलाता था। अगर ये भेदभाव होता तो सूरदास जी तो नहीं है ब्राह्मण, फिर उनको कैसे हम लोग विद्वत जनों में गिनती करते हैं? आप उठाकर देखिए, वाल्मीकि तो नहीं है ब्राह्मण, जिन्होंने रामायण लिखा है, उनको ब्राह्मण की उपाधि दी गई। मतलब हम स्वेच्छा से वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते थे, मतलब हम शिक्षा का आदान प्रदान करेंगे तो हम बनेंगे ब्राह्मण। तो एक कहानी के रूप में है, जो अभी सोशल मीडिया पर भी बहुत जगह देखने को मिला, कई जगह हमने बोला भी है। आप गौर करके देखिएगा कि कोई भी एक पूछा गया, चार विद्यार्थी से, चार ही विद्यार्थी को उदाहरण देते हैं, एक विद्यार्थी से पूछा गया कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम शिक्षा बांटेंगे, हम गांव गांव जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, विभिन्न जगहों पे जाएंगे और शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि बहुत मेहनत वाला काम, हमारे से ही सब ना होगा कि हम शिक्षा बांट सकें, हम एने ओने ना घूम सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हैं, तो हमको कहीं मुहाना पे खड़ा कर दीजिए, किसी भी बॉर्डर पे खड़ा कर दीजिए, हम वहां सुरक्षा का काम कर सकते हैं। तो उनको क्षत्रिय कह दिया गया। इसके बाद पूछा गया कि आप क्या करेंगे, तो एक व्यक्ति ने कहा कि ना हम शिक्षा बांट सकते हैं और ना हम हथियार का काम कर सकते हैं, हम चावल के बदले गेहूं कैसे ला सकते हैं, हम गेहूं के बदले किसी गांव से चावल कैसे ला सकते हैं, तो हम व्यापार के दृष्टिकोण से काम करेंगे, जिससे जीविका चलेगा हमारा, उसको वैश्य कहा गया, उसको वैश्य की श्रेणी में डाल दिया गया। चौथे व्यक्ति से पूछा गया, बोले कि देखिए भैया, ना हम पढ़ा सकते हैं, ना हम बंदूक चला सकते हैं, ना हमारे पास पूंजी है कि हम व्यापार कर सकते हैं, हमको जो कहा जाएगा हम वही करेंगे। तो उनको सेवक के रूप में कहा गया कि आप सेवक के रूप में, मतलब नौकरी, जो आज नौकरी कर रहे हैं, क्या इस आज नगर निगम में नाली साफ करने वाला ब्राह्मण है कि नहीं? क्या नगर परिषद में काम करने वाला, कचरा उठाने वाला कोई राजपूत भूमिहार है कि नहीं? क्या किसी भी दवा वितरण करने वाला, जो मलिया जो सबसे घटिया काम है, जो लावा कहते हैं, जिसको नाली में छिटका जाता है, वो कोई अगर कायस्थ करता है तो क्या वो यूजीसी कानून पे लागू होगा? तो आप गौर करके देखिएगा कि यह एक भ्रांति है। पहले उन्होंने 2024 के एक चीज सर हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जैसा कि पहले एक देश आज़ादी की समस्या थी, लड़ी जा रही थी, तो उस समय राजतंत्र बहुत तरह की बातें आती थी, जमींदारी प्रथा की बात आती। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, नया संविधान बना और उसमें जो समतामूलक समाज की स्थापना की गई, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई, इसके बावजूद क्या जरूरत है कि जो भी सरकार आती है तो कभी आरक्षण के नाम पर, तो कभी एससी एसटी के नाम पर, अभी यूजीसी एक्ट के नाम पर सवर्णों को ही बार बार टारगेट करते हैं।
इस चीज के बारे में थोड़ा हम जाना। देखिए ये सब जो क्या है ना कि जो राजनेता आते हैं आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, आप गौर करके देखिए बहुत हास्यास्पद लगता है कि लोग देखिए क्या होता है, ब्राह्मण को पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर व्यक्ति ब्राह्मण चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, चाहता है कि हम भी बने, लेकिन नहीं बनना की बात हम नहीं कर रहे हैं। हर वो शिक्षित व्यक्ति ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब क्या है? दूसरे के मन को पढ़ना, दूसरे की भावनाओं को समझना, उनकी समस्याओं को आंकलन करना और उसका निष्पादन करना। आप गौर करके देखिएगा जो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोग हैं उनके ओएसडी कौन है, उनके पीए कौन है? अरे भैया अशोक चौधरी जी आपके समाज में लोग नहीं है क्या? जीतनराम मांझी जी के समाज में लोग नहीं है क्या? आप रामविलास पासवान जी के समाज में लोग नहीं है क्या? लेकिन वो रखेंगे किसको? तो ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, लाला हो। क्यों रखते हैं आप? जब उनसे घिन बढ़ता है, उनसे घृणा होती है, उनके प्रति प्रतिशोध की भावना होती है, या उनके अंदर वो प्रतिभा की कमी नजर आती है, तो आप अपने जात